प्रोफेसर दीपांकर, मैं आपसे शुरू करूंगा। जब भी गुर्दे की बात आती है तो लेमैन जो है उसे लगता है कि गुर्दे का एक ही फंक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन और फिल्टर की तरह काम करना। यही है या क्या फंक्शन और है? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और दैट इज़ द मेन फंक्शन। मुख्य काम तो वही है कि शरीर में जो नशीले पदार्थ तैयार होते हैं उसमें पोटेशियम है, अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स, पॉइजन्स होते हैं, सब निकालना है। साथ में हमें पानी का भी संतुलन बना के रखना है, ताकि अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो उसको निकालना है, अगर कम पानी पिया तो नहीं निकालना है। सो पानी का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, नमक का संतुलन बना रखना ज़रूरी है, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। एसिड बेस जो है ना ब्लड में, उसका जो बैलेंस है वो भी किडनी मेंटेन करती है। दिस इज मेन फिल्ट्रेशन फंक्शन में आ गए। इसके अलावा और 3 फंक्शंस है जो आमतौर पर लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। किडनी का काम है ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाए रखना। उसमें कुछ हार्मोन तैयार होते हैं, उसी के द्वारा अगर बीपी कम हो गया तो बीपी को बढ़ाना, अगर बीपी बढ़ जाता है उसको कम करना। तो किडनी की बीमारी का एक लक्षण होता है हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, ये लोग भूल जाते हैं। सेकेंडली, हमारे खून में जो लाली है, हीमोग्लोबिन है हम कहते हैं, वो तो हमारे हड्डियों में बनते हैं, लेकिन उसको जो स्टिमुलेशन देना है, उसका जो बनाने के लिए जो चाहिए वो किडनी के द्वारा होता है। तो इसीलिए किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हड्डियों का जो मजबूती है वो भी किडनी के द्वारा होता है। सबको पता है कि विटामिन डी लेना होता है, लेकिन विटामिन डी जो हम लेते हैं वो ना काम अपने आप नहीं कर पाता जब तक किडनी उसको ना एक्टिव बना ले। यानी एक नहीं, 4 फंक्शंस हैं। तो इतने सारे काम डॉक्टर गुप्ता हमारी किडनी करती है, और इतना कहते हैं ना कि अहम ये काम है। अगर किडनी ने कुछ भी करना बंद कर दिया तो बहुत सीरियस सिचुएशन आ सकती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए मेरी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, उसमें कुछ गड़बड़ी है, मुझे कैसे संकेत मिलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? जो किडनी हमारी ख़राब होती है उसमें एक इशू ये आता है कि जो हमारा, इसको हम एक मापदंड यूज़ करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब वो 60 ml पर मिनट से कम होता है तभी हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ना शुरू होता है, जिसको हम नॉर्मली चेक करते रहते हैं। और जो सिम्टम्स आते हैं काफ़ी लेट फेज़ में आते हैं। तो अगर हम किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे वो लेट आएंगे, जब वो, इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, 2 में पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते हैं, 3, 4, 5 में स्टार्ट होते हैं। तो पेशेंट को स्टार्ट कैसे होगा? यूरिन प्रोडक्शन कम होना, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, थकान महसूस होना, भूख कम हो जाना, और आगे जाके उनको वॉमिटिंग, सेंस, नॉजिया, और लेट फेज में तो फिर उनको और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें किडनी डिजीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके सिम्टम्स लेट आते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम उसको समय पर चेक करते रहें ताकि सिम्टम्स पे ऊपर ना ध्यान दें, हम पहले ही उसको डिटेक्ट करें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर दीपांकर अपने साथ कुछ टिप्स भी लाए हैं। हम ज़रूर बताएंगे कि हम जांच कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई चलते हैं जहां से एक कॉलर है फ़ोन लाइन पर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब और सबको। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि आप अपनी जो डेली लाइफ रहती है, और डेली लाइफ में हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जिससे हमारी किडनी ये रहे, स्वस्थ रहे। और दूसरी एक ये बात है कि हम अपने जो रिजल्ट है उसकी, जो किडनी खराब होती है, वो रिजल्ट हमें कृपया बताएं कि क्या, किस वजह से अपनी जो किडनी है वो खराब हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर नो। देखिए, सबसे पहले मैं सेकंड प्रश्न लेता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, किडनी खराब होने के कारण। सबसे कॉमन कारण होते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया है। नंबर 3 पर हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी मेल्स की बात करें, 50 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ जाना, उसके कारण से रुकावट या पथरी हो जाना, कोई भी कारण से पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, वो बैक प्रेशर वजह से किडनी खराब कर सकता है। या जन्म से ही रुकावट हो सकती है, वो भी आगे जाकर किडनी खराब कर सकता है। इसके अलावा जो अदर कॉजेज आते हैं उसमें ड्रग्स, जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, लोग बिना पूछे डॉक्टर से, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, ये सब एक अलग कारण हो गया। और इसके अलावा कुछ एक जेनेटिक डिजीज़ भी हैं, जैसे हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, किडनी में सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके किडनी को डैमेज कर देता है। और फिर कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा कारण है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कारण हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। जी। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या करें कि किडनी स्वस्थ रहे? जी, ये तो बहुत ही अहम सवाल है। हमें ऐसा देखना है कि हर रोज़ हम फिट रहें, जैसा पहले बताया गया, वेट संतुलन रहे। और BMI जो है वो हमारे इंडियंस के लिए 23 से कम रखना जरूरी है। बॉडी मास इंडेक्स जो वेट और हाइट का रेशियो है, तो उसका जो रेशियो है
चाहते हैं कि तेज़ से कम रहे, एक्सरसाइज करें, नमक कम ले बिकॉज उससे बीपी बढ़ जाता है, और शुगर भी कम ले ताकि डायबिटीज़ ना हो। जी, और जांच पे आते हैं, घर पर बैठे हुए हम खुद भी जांच कर सकते हैं जी, अपने जी, यूरिन की जी। कि हमें गुर्दे में दिक्कत आ रही है कि नहीं, जी। कैसे करें डॉक्टर साहब? जी, तो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर में रोज़ चेक करते हैं। आपको पता है स्टिक्स होते हैं, तो इसमें जो है सबको पता है कि शुगर जो नीला जो है ना वो शुगर के लिए है, लेकिन ऊपर का जो पीला पार्ट है वो प्रोटीन के लिए है। तो जिनको डायबिटीज़ होता है उनका फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फ़िल्टर की बीमारी है, तो उसमें जो ये जो पीला जो है ये जो है ये फिर रंग बदल लेता है, फिर ब्राउन हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपका यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। तो डायबिटिक्स को बहुत ज़रूरी है कि हर 3 महीने में कम से कम या इवन 2 महीने में अपना यूरिन का जांच करें। तो घर में ही कर सकते हैं, बहुत आसान है। और अगर इसमें प्रोटीन आए तो फिर लैब में जाके उसका आगे जांच करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, थोड़ा सा है ना बार पेशाब आ रहा है मैडम, पानी पीने के बाद तुरंत ही पेशाब आ जाता है। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें और दूसरे और भी हमें सिम्टम्स पूछने पड़ेंगे, क्योंकि यूरिन ज़्यादा आना मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ये एज के हिसाब से हम इसको डायग्नोस करते हैं। अगर 50 साल के बाद है तो पेशाब बार बार जाना, रुकावट आना, ये प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये यंग एज में हो रहा है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, जैसे पेशाब में स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से यूरिन निकलता रहता है, या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कॉमन कारण। और लास्ट स्टोन्स, कई बार स्टोन आके अगर आपका ब्लैडर में है वो भी वाइब्रेट करके ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। तो हम इनको परामर्श देंगे कि जाके एक निकटतम यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। बेसिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करके हम सारी चीज़ रूल आउट कर सकते हैं और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट। जांच की जो हम बात कर रहे थे, आपने जो बताया यूरिस्टिक, ये तो मार्केट में उपलब्ध है, व्यक्ति खुद घर से कर सकता है, प्रोटीन है कि नहीं। इसके अलावा एक मल्टी स्टिक भी आती है। जी, तो ये जो है ना, ये तो आमतौर पर नहीं कर पाते, लेकिन हम बैठे बैठे, जैसे मैं अभी ओपीडी जाऊँगा तो मैं साथ ले जाऊँगा, तो इसमें 10 है। मैंने पहले वाला में 2 दिखाया था, इसमें 10 ऐसे कलर्स हैं। तो इसमें हम अगर पेशाब में ब्लड आ गया, अगर पेशाब में कुछ पेशियाँ आ गई, इन्फेक्शन है, पेशाब का पीएच कितना है, उसमें कोई कीटोन्स है, ये सब हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बैठे बैठे हम ओपीडी में हम एक डायग्नोसिस कर पाते हैं और फिर हम लैब भेज देते हैं। ये जो आपने कहा यूरिन में पेशियाँ आ गई, तो ये मांसपेशियां हैं, और जो क्रिएटिनिन फैक्टर है क्या वो उसको मॉनिटर करता है फिर? क्रिएटिनिन तो ये नहीं कर पाता, लेकिन आजकल कोई नए स्टिक्स बन रहे हैं जिसको क्रिएटिनिन भी कर लेते हैं। क्रिएटिनिन नॉर्मली लैब में किया जाता है। और क्रिएटिनिन सूचक किस चीज़ का है? जी, क्रिएटिनिन जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पहले कि ये क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, फिर उसका 5 स्टेजेस होते हैं, लेकिन क्रिएटिनिन अपने आप में कोई नशीला चीज़ नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है। क्रिएटिनिन आप हमारे जो मसल्स है उससे हर रोज़ बनते रहता है, एक फिक्स्ड अमाउंट बनेगा कि जिसका जैसा वजन है उस हिसाब से बनता रहेगा और गुर्दा उसे निकालता रहेगा। अगर गुर्दा का फिल्टर ख़राब है तो नहीं निकलेगा, तो फिर उसका मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि फिल्टर ख़राब है। लेकिन क्रिएटिनिन अपने आप में नशीला नहीं है। जी, उज्जैन से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि किडनी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और क्या क्या खाना पीना रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे, किडनी स्वस्थ रहेगी? खान पान की हाँ बातें जी, कर ये रहे हैं। इम्पोर्टेंट इन्होंने डाइट के क्वेश्चन पूछा है। लेकिन डाइट में हम जो बोलते हैं कि तो फ्रेश फूड आपको खाना है, जंक फूड और प्रिजर्व फूड ना खाएं। जो अल्कोहल स्मोकिंग यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा, अल्कोहल स्मोकिंग से आपको दूर रहना है, क्योंकि इनडायरेक्टली भी ये किडनी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा नमक का सेवन हम कम खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि नमक खाने से हाइपरटेंशन और किडनी की डिजीज़ हो सकती है। और एक्सरसाइज ज़रूर करना है, क्योंकि जो पेशेंट ओबीज़ होते हैं, इनकी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे BMI ज़्यादा होता है, उनमें किडनी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होता है। तो ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा पानी पीना एक अच्छी बात है। अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, अगर आपको किडनी डिजीज़ नहीं है, तो आप एक एडल्ट पेशेंट 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पी सकते हैं, जिससे आपकी किडनी की इन्फेक्शन, स्टोन, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन पे तो बल देना ही है, लेकिन भगवान ना करे डॉक्टर दीपांकर, अगर गुर्दे की बीमारी हो गई तो हमें डायलिसिस का अक्सर सुनने में आता है। और डायलिसिस को हम क्या रक्त शुद्धिकरण कहें, और ऐसे में आप बता रहे थे कि डायलिसिस की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जो डायलिसिस जो है ना, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक है जैसे आपने कहा कि जो खून का डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसके लिए आपको अस्पताल जाना होगा और मशीन पे आपको
मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है। दूसरा है जो आप घर में कर सकते हो, पेट में पानी डाल करके सफाई किया जाता है। दिन में 3-4 बार पेशेंट घर में खुद कर पाता है। ओके। तो प्रिपरेशन तो दोनों में ज़रूरी है। और जो हीमोडायलिसिस उसमें फिस्टुला बनाना होता है, जो डॉक्टर साहब है यहाँ पे वो लोग बनाते हैं, क्योंकि जब फिल्टर घुमाता है मशीन में, उसमें ब्लड फ्लो जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आम तौर पर नहीं कर पाएंगे, तो 2-3 महीने पहले फिस्टुला बनाना ज़रूरी है, ताकि आप खून निकाल सके, फिर उसको आप लौटा सके। क्या है डॉक्टर साहब फिस्टुला? तो फिस्टुला का मतलब होता है कि हमारा एक आर्टरी और वेन है, उसके बीच में कम्युनिकेशन बना देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जब हम उसको पंप से ऐड कनेक्ट करेंगे तो एक बड़ा हाई फ्लो सिस्टम बनता है। उसके लिए फिस्टुला बहुत ज़रूरी है, और इसको मैच्योर होने में 3 महीने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी को एडवाइस किया गया है कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, तो बेटर है सबसे पहले आपको फिस्टुला बनवाना चाहिए। कितना क्रिएटिनिन हो कि फिस्टुला बनवा लें, क्योंकि 3 महीने लगेंगे? देखिए, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपको पेशेंट डायलिसिस के लिए इंडिकेशन है कि नहीं। तो इसमें एक एक्यूट कंडीशन होती है, क्रॉनिक कंडीशन होती है। अभी हम क्रॉनिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूट में तो आपके पास टाइम नहीं होता है। क्रॉनिक में जैसे ही अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि अब आपको CKD 4 या 5 में आप जा चुके हैं, स्टेज 4-5 में, तब सबसे पहले क्रिएटिनिन हमारा 8 या उसके अबव चला जाता है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से डायलिसिस करना पड़ सकता है। पोटेशियम आपका हाई हो गया, या पेशेंट्स को फ्लूइड ओवरलोड में चला गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो भी एक अलग सिम्टम्स है। लेकिन अगर क्रिएटिनिन 8 के ऊपर जा रहा है और उसके अलावा और सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर आपको कह रहे हैं डायलिसिस करना पड़ सकता है, तो आपको फिस्टुला बनवा लेना चाहिए। जी, ट्रांसप्लांट की भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर अभी जुड़ गई हैं। जी सरिता जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं सरिता बोल रही हूँ कानपुर से। जी मैडम, मेरे ना किडनी में काफी प्रॉब्लम थी। एक तो पॉलीसिस्टिक थी, दूसरा मेरे यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर में, सॉरी। आपकी उम्र कितनी है सरिता जी? उम्र है 40 साल। 40 साल। डॉक्टर साहब? देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे, इनकी उम्र 40 साल है, तो इसी एज में सिम्टम्स एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ के आते हैं, और इसी में इनको एक स्टोन की एडिशनल एक प्रॉब्लम आ गई है। स्टोन ब्लैडर में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैडर स्टोन का इलाज बड़ा मिनिमली इन्वेजिव तरीके से संभव है। एक आप पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, इसमें हम सिस्टोस्कोपी करके स्टोन को लेजर से तोड़ के निकाल देते हैं, कोई चीरा लगाना नहीं पड़ता, स्टोन तो निकल जाएगा। बट जो किडनी डिजीज़ ADPKD इनको है, उसके लिए पास के नेफ्रोलॉजिस्ट से यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, क्योंकि उसको आपको रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ेगा। इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग, और बाद में जाके किडनी का ESRD फेज में भी, जैसे हम बोले स्टेज 5 में जा सकता है। तो इनको रेगुलर फॉलोअप में रहें, ताकि अब आगे जाके आपको किडनी की प्रॉब्लम आगे बढ़े ना। तो डॉक्टर दीपक जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ज़रूरी है कि अपना सेहत तो ज़रूर देखेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने भाई बहन का भी जांच करा ले, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये जेनेटिक डिजीज़ है। ये माताजी पिताजी से आता है, और 50% लोग इसमें अफेक्ट होते हैं। तो अपने भाई बहन का जांच कराए, प्लस उनके अगर बच्चे हैं तो उनका भी जांच कराना ज़रूरी है। क्या जांच करें? उनका बेसिकली यूरिन में जो रक्त पेशियाँ अगर है वो देखना है, प्रोटीन देखना है, उनका BP चेक करना है। तो ये आमतौर पर 15 साल के बाद एक नज़रअंदाज में आ जाता है, तो ज़रूरी है उनका भी जांच किया जाए। तो जब ट्रांसप्लांट के लिए जब हम डोनर सर्च करते जी। हैं, तो वो डोनर्स में क्या चीज़ें देखी जाती है? कौन डोनेट कर सकता है किडनी? जी, जो ट्रांसप्लांटेशन है हमारा, हमारे कानून बनाया हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, 94 साल में बनाया गया था, फिर 12 में उसका फिर रिवीजन किया गया। तो इसमें हमारा जो डोनर्स है बेसिकली 2 प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं नियर रिलेटिव्स, यानी हमारे पास के रिलेशन, मतलब हमारे जो भाई बहन है, माताजी पिताजी हैं, बच्चे हैं, और अभी उसमें हमें ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना नानी भी उसमें शामिल किया गया है, पति पत्नी भी है उसमें नियर रिलेशन में। तो इनके लिए कोई कानूनी कोई स्पेशल परमिशन ज़रूरी नहीं है। तो इनमें हम स्ट्रेट अवे जांच शुरू कर सकते हैं। उनके फर्स्ट थिंग तो हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है ना वो तालमेल होना चाहिए, कॉम्पैटिबल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबल तो भी किया जा सकता है आजकल, लेकिन उसके लिए स्पेशल कुछ टेस्ट और करने पड़ते हैं, और उसके लिए इलाज करना पड़ता है, उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा है। जी डॉक्टर साहब, झारखंड चलते हैं, कई कॉल्स आ रहे हैं, वहाँ से आनंद हैं फोन लाइन पर। आनंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि मेरा वाइफ का प्रॉब्लम है, रात में टॉयलेट ज्यादा बार आती है, जैसे 7-8 बार। क्या ये किडनी से समस्या है क्या? देखिए, बिल्कुल जैसे ये बता रहे हैं, इनको फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी एक सिम्टम हो सकता है किडनी डिजीज़ का, लेकिन इसके साथ में हमें अदर डिजीज़ को भी रूल आउट करना पड़ेगा। इसमें इनको डायबिटीज़ भी हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्टोन डिजीज़ भी हो सकता है, और एक बीमारी होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर,
महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कोई भी कारण हो सकता है। इसके लिए एक पास के रोज को दिखा के, जैसे हमने बताया, अल्ट्रासाउंड, यूरिन एग्जामिनेशन और एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ये सारी चीज़ रूल आउट हो जाएगी। ओके। डॉक्टर साहब, नोटो एक संस्था है और सफदरजंग अस्पताल प्रेमिसेस में ही है, तो थोड़ा बताइए अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो वो कैसे रजिस्टर कराए और कितनी देर में उसका नंबर आ जाएगा? बिल्कुल, यहाँ मैं बस एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि जो लाइव डोनर्स होते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड होते हैं, इसी में तो दूसरा तरह का डोनर होता है, वो होता है डिजीज्ड ऑर्गन डोनर। जो पेशेंट ब्रेन स्टेम डेड हो जाते हैं, वो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और एक आदमी अपने 8 लोगों की जान बचा सकता है। इसीलिए नोटो का एक यहाँ पर स्टार्टअप किया गया भारत सरकार ने 2010 में, और इसका काम है कि पूरे इंडिया में जहाँ भी कोई डिजीज ऑर्गन डोनेशन हो रहा है उसको मॉनिटर करना और ऑर्गन्स को एलोकेट करना। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। इनकी एक हेल्पलाइन है 24 आवर्स, वेबसाइट है, कोई भी जाकर वहाँ पर अपने आप को प्लेज कर सकता है। मैंने भी अपना प्लेज किया हुआ है ऑर्गन्स, और हम उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस समय भारत में डोनर्स की बहुत कमी है और हर साल हमें 2 लाख किडनी चाहिए होती हैं, हमें मिलती सिर्फ 10,000। तो आप समझ सकते हैं हर साल 1,90,000 आपका वेटिंग पीरियड ऐड होता जा रहा है। जी। तो अगर हम सब लोग आगे आएँ और ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करें, नोटो को सपोर्ट करें, तो हम इस गैप को कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर, जब ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट है या डायलिसिस है, कितनी नॉर्मल हो सकती है उसके बाद ज़िंदगी? देखिए, डायलिसिस हम पेशेंट्स को करने के लिए जब बोलते हैं तो एक टेम्परेरी इलाज है, क्योंकि जब तक उसका डोनर नहीं है तब तक हमें उसको डायलिसिस करना है। तो परमानेंट इलाज तो उसका ट्रांसप्लांट ही है, और आजकल ट्रांसप्लांट बड़ा ही अत्याधुनिक हो गया है। पहले हम उसको ओपन करते थे, आजकल हम रोबोटिक टेक्निक से कर रहे हैं, और रोबोटिक टेक्निक से भी पेशेंट्स के बहुत अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं। एक ये भी होता है कि हम पेशेंट को बिना डायलिसिस के भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ओके। लेकिन उसके लिए आपको डोनर होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसप्लांट इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर नहीं है तो आप डायलिसिस कराते सकते हैं। जी, चलते चलते डॉक्टर दीपांकर, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन है, खासतौर पे महिलाओं में, उसका भी क्या किडनी से कुछ लेना देना है? जी, ऐसा है, महिलाओं में जो यूटीआई हो जाता है ना, वो बार बार होता है, तो उसमें आमतौर पर किडनी पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता है लकीली, अगर आपने उसका सही इलाज किया। जो यूटीआई बच्चों में होते हैं वो नॉर्मली उनका एक जन्मजात प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम रिफ्लक्स कहते हैं, यानी पेशाब जो बाहर निकलना चाहिए कुछ पेशाब उल्टा किडनी में भी चला जाता है। तो अगर बच्चों में अगर यूटीआई हो रहा है तो ये बहुत जांच करना बहुत ज़रूरी है कि उसको रिफ्लक्स तो ना हो, और सही वक्त पे उसे एंटीबायोटिक देना, और लंबी दौर पर एंटीबायोटिक देना पड़ता है ताकि किडनी को हम बचा सकें। सेकेंड है, जो अगर जो एल्डरली लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनमें कभी कभी किडनी खराब हो सकता है। जी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किडनी की अच्छी सेहत के प्रति सजग हों। आज विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दीपांकर आपका, डॉक्टर अनूप आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू so much। और जैसे डॉक्टर अनूप ने कहा कि उन्होंने अपने ऑर्गन्स प्लेज किए हैं, हम सभी भी ये प्रथा परंपरा आगे ले जाएं और नोटो से संपर्क करें। बिल्कुल, और सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि मतलब कहते हैं ना कि आपका एक ऑर्गन किसी की जान बचा सकता है। आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं और वो एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है, और सोचिए कि उसके परिवार की लाइफ कैसी हो जाएगी।